हेलो मिस अफजा। ख्यालों में गुम धीरे धीरे बैंक की सीढ़ियां उतरती अफजा के कानों में एक शोक शीरी आवाज पड़ी तो वो चौंक पड़ी। उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर आवाज को अपना वहम जानकर कदम आगे बढ़ाने लगी। अरे प्लीज सुनिए तो सही। इस बार की आवाज पर उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा। उससे 2 सीढ़ियां ऊपर एक नौजवान खड़ा था। मस्टर्ड 3 पीस सूट, भीनी भीनी परफ्यूम बखेरता, बेहद ऊंचा, स्मार्ट, बड़ी बड़ी स्याह आंखों में शोखी और शरारत का समंदर समेटे वो नौजवान उसी से मुखातिब था। अफजा को रुका देखकर वो उसके करीब आ खड़ा हुआ। सॉरी मिस्टर, मैंने आपको पहचाना नहीं। अफजा ने दिमाग पर काफी जोर डाला, मगर ये चेहरा उसके लिए सचमुच अजनबी था। कमाल है भाई, भरी बारात में तो आपने सबके सामने कहा था मुझे दूल्हा नहीं उसका भाई पसंद है, और जब उसका भाई सामने है तो पहचानने से इनकार कर रही हैं। उसके खूबसूरत लब मुस्कुरा रहे थे। तो आप तारिक हसन के? ठीक जाना आपने, मैं तारिक हसन का भाई हूँ, शारिक हसन। खैर, इधर कहाँ खड़े रहेंगे, चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ बात करनी है आपसे। सॉरी मिस्टर, मुझे तो घर से इतनी परमिशन नहीं कि मैं ऑफिस के बाद कहीं जाऊं। तेज रफ्तारी से सीढ़ियां पार करती वो सड़क पर आ गई। इसी तेजी से शारिक भी उसके पीछे लपका। सुनिए तो प्लीज। अफजा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए ऑटो रुकवाया और उस पर जा बैठी। शारिक एक नजर जाते हुए ऑटो को देखकर मुस्कुराने लगा। केमिस्ट के वहां से दवाएं खरीद कर जैसे ही अफजा ने घर में कदम रखा, थोड़ी देर पहले का वाकया उसके जहन में घूम गया। बरसों पुरानी एक याद उसे झंझोड़ गई। शिजा के कहे लफ्ज उसके कानों में गूंज उठे। आपी, वो जो ग्रे सफारी में है ना, वो दूल्हा के भाई हैं। बस शक्ल के ही स्मार्ट हैं। 3 साल से बीएससी में फेल हो रहे हैं। रोड मास्टरी करेंगे तो पास क्या खाक होंगे। रोड मास्टर कहीं का। अफजा ने सर झटक कर सोचा और घर में दाखिल हो गई। घर साफ सुथरा था, अम्मी भी बिस्तर पर ना थी। अम्मी, कहाँ हैं आप? अरे अफजा, आ गई तू? तौलिए से हाथ पोंछती नसीमा बेगम किचन से निकली। बेटी को देखकर एक शफीक मुस्कुराहट उनके लबों पर आ गई। आप वहाँ क्या कर रही थी अम्मी? तेरे लिए चाय बनाने गई थी। काफी दिन हो गए मेरी बेटी ने मेरे हाथ का बना कुछ नहीं खाया, और आपने भी तो सवेरे से मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पी। चलिए आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। उन्हें पलंग पर बिठाकर वो किचन में चली गई। क्या सोच रही हैं अम्मी? चाय की ट्रे मेज पर रखकर उसने कुर्सी पलंग के करीब गई और बैठ गई। कुछ नहीं बेटा, सोच रही थी तू कितनी थकी हुई है। मैं क्यों थकने लगी अम्मी, कौन सा पत्थर सारे दिन तोड़ती हूँ। खैर, ये रही आपकी दवा और ये रहे फ्रूट। डॉक्टर साहब कह रहे थे अब आपको दवा नहीं, आराम और खुश रहने की जरूरत है। अम्मी, सोच रही हूँ कुछ दिन छुट्टी लेकर आपको हिल स्टेशन घुमा लाऊं। सेहत भी बन जाएगी आपकी और मूड भी अच्छा हो जाएगा। वो लगातार बोलती जा रही थी। नसीमा बेगम चुप थी। आप इतनी चुप क्यों हैं अम्मी? नहीं तो फिर बोलती क्यों नहीं है? तू मेरी बात माने जब बोलूं ना। क्या नहीं मानती हूँ आपकी बात? 1000 बार कहा है बेटा, एक नौकरानी रख ले या घर का काम करने दे मुझे ही। ओहो अम्मी, उसने उनके गले में बाहें डाल दी। अम्मी, आप बात समझिए, अभी हम इस पोजीशन में नहीं जो नौकरानी रख सके। अभी मकान बनवाने का और शिजा की शादी का कर्ज चुकाना है। उसकी आवाज में बेबसी समाई थी। तो फिर मुझे ही काम करने देना तू। ऑफिस जाते आते थक नहीं जाती क्या? बिल्कुल भी नहीं अम्मी, काम करती हूँ तभी तो इतनी स्लिम स्मार्ट हूँ। बैठकर खाऊंगी ना तो शिजा की तरह हो जाऊंगी। चाय लीजिए, ठंडी हो रही है। आज शिजा का खत आया था। अच्छा, क्या लिखा है? खैरियत तो है ना? हाँ, बेटा हुआ है उसके घर। क्या? 3 पहले से और ये चौथा। लो, 4 बच्चे बहुत हो गए क्या? हमारे जमाने में 12-12, 14-14 बच्चे होते थे एक एक औरत के। ज्यादा बच्चों की माएं जन्नती होती हैं। चाय खत्म करके अफजा उठ बैठी। आज मटर पुलाव शामी कबाब के संग खीर बना लेती हूँ, एक अदद आपका नवासा भर जाने की खुशी में। तू बाज नहीं आएगी। देख, शिजा के आगे कुछ मत कहना वरना। अरे छोड़िए अम्मी, मोटी से टकराकर हड्डियां तोड़वानी है क्या? वो फ्रिज से मटर निकालकर उनके पास आ बैठी। अच्छा, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत का क्या है बेटा, पल में कुछ पल में कुछ। आज मरे कल दूसरा दिन। तमन्ना यही है कि मेरी आंखों के सामने तू भी अपने घर की हो जाए।
सारी बातें तू मानती है मेरी, एक बात और मान लेना बेटा, मेरा भी अरमान पूरा हो जाएगा। अम्मी अब बात क्यों नहीं समझती? मैं सब समझती हूँ, इतने रिश्ते हैं, कोई तो पसंद कर ले। इतनी छोटी सी अपनी फैमिली है, अब और छोटी नहीं करनी मुझे हमेशा आप ही के संग रहना है और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। आखिर क्यों? वो इसलिए कि मैं इस लायक नहीं कि कोई मुझे शरीके हयात बनाकर खुश हो। ज़बरदस्ती के सौदे मुझे पसंद नहीं। उसकी आवाज़ रन गई। बरसों से थपक थपक कर सुलाया दर्द एक अंगड़ाई लेकर जाग खड़ा हुआ। पगली, एक बात को दिल से नहीं लगाते। एक तजर्बा अगर नाकाम हो जाए तो इंसान हिम्मत नहीं हारता। जिंदगी तो हादसात और तजर्बात का नाम है ना। बेटी तू पढ़ी लिखी है, इतने प्रपोजल आते हैं तेरे, क्या मैं सबको बोलती हूँ कि आओ मेरे घर पर? फिर दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी बुरे भी। अफजा के ख्यालों में एक बेहद डैशिंग चार्मिंग पर्सनैलिटी उभरी। शौक चमकती आंखें, वही मस्टर्ड सूट, भीनी भीनी खुशबू वाला। उसने जल्दी से सर झटक दिया और मटर के छिलके समेटने लगी। बेटी को गुमसुम देखकर अम्मी उदास हो गई। न्यूज़ बुलेटिन के ख़त्म होते ही अफजा ने टीवी सेट बंद कर दिया और ख़ुद बिस्तर पर आ लेटी। अफजा, तू सो गई क्या? नहीं तो अम्मी, इतनी चुप क्यों है तू? कुछ नहीं, ऐसे ही अम्मी। आपने दवा ले ली? हाँ ले ली। अच्छा बेटा, तू मेरी बात मान ले और शादी के लिए हाँ कर दे। वो तेरी दोस्त है ना निशात, उसका भाई नेवी में लग गया है, आज आई थी माँ के साथ। मगर मैं अब उसे क्या कहती? साफ कह देती कि अफजा को शादी नहीं करनी। हाँ, यही तो तू चाहती है कि लोग कहें खुद मर गई बेटी की कमाई खाकर, मगर उसको घर बार का ना किया। मैं खुद कब्र में तेरी शादी की हसरत लिए चली जाऊंगी। अम्मी रो पड़ी। अफजा पथरा सी गई। अम्मी उसकी तरफ से मुंह फेर के लेट गई। दोनों के बीच कोई बात ना हुई। गुमसुम लेटी अफजा की निगाहें छत से होती सामने लटकी शफायत हुसैन के फोटो पर जा टिकी। शफायत हुसैन उसके पापा, शराफत और सादगी की तस्वीर, जिसके पास ना धन ना दौलत, मगर शुमार उसका इज्जतदार लोगों में होता था। वो थे भी कि जो खुदा ने दिया उसे अपना मुकद्दर जाना। एक ऑफिस में क्लर्क थे वो। खुदा ने बीवी भी हम मिजाज दी, घर जन्नत का नमूना था। अफजा ने जन्म लिया तो खुशियां दोबाला हो गईं। सांवली सलोनी बड़ी आंखों वाली अफजा शफायत हुसैन की जान थी। अफजा के बाद शिजा आई। शिजा बिल्कुल माँ का रूप लाई थी, उजला उजला, दूध में धुला, चांदनी में ढला, संगे मरमर सी हसीन गुड़िया। बिल्कुल नसीमा बेगम का वो रूप लाई थी, इसलिए उनकी आंख का तारा थी। एक बेटी अम्मी की, एक पापा की, दोनों निबट गईं। अब उनके प्यार में तफरका ना पड़े, इसलिए अल्लाह ने भी ब्रेक लगा दिया। नन्ही मुन्नी सी गुड़िया जैसी बेटियां माँ बाप के बे इंतहा प्यार और शफकत के बीच कैसे बढ़ी पता न चला। शिजा को बचपन में ही उसकी फूफी ने अपने बेटे यासिर के लिए मांग लिया था। शिजा थी भी उसके लायक, गोरी गोरी, उजली उजली, कम को, खुश मिजाज, और अफजा तीखी सलोनी, सुबक सुबक, जिसे बाप के प्यार ने और जिद्दी बना दिया था। वक्त अपनी तेज रफ्तारी से गुजर गया। एक रोज पापा ऑफिस से लौटे तो बड़े खुश थे। मुंह हाथ धो चुके तो अफजा ने शरबत ला के रख दिया। काम खत्म करके अम्मी भी पलंग पर आ बैठी। आज अब जल्दी आ गए? हाँ नसीमा बेगम, आज छुट्टी कर ली मैंने। दरअसल मेरे बॉस है ना, उनका भतीजा आर्मी में लग गया है। उन्होंने अफजा के लिए रिश्ता दिया है। 2 भाई हैं, एक बहन। बहन की शादी हो गई है। छोटा भाई BSc में पढ़ता है। खाते पीते लोग हैं, घर मकान जायदाद बाग सभी कुछ है। मैं अपनी बच्चियों को कोई आराम ना दे पाया। अगर यहाँ से रिश्ता हो गया तो मेरी बेटी ऐश करेगी। या अल्लाह, अगर अच्छे लोग हैं तो सचमुच इस रिश्ते को पक्का करा दे। माँ ने भी दुआ की। वैसे बज़ाहिर तो पक्का लगता है, उन्हें कुछ नहीं, बस अच्छी लड़की चाहिए। इतवार को औरतें आएंगी, तुम ऐसा करना, शिजा को तुम हटा देना। हाँ, ये सही रहेगा, वरना आजकल आती हैं बड़ी लड़की देखने और पसंद कर बैठती हैं छोटी को। आर्मी में सर्विस? अफजा का अंग अंग खेल उठा। उसकी एक सहेली की पुलिस वाले बंदे से शादी हुई थी तो वो कितना इतराई थी। उस रात खाने पर अम्मी उससे बोली, अफजा, वो जो तेरी सहेली है ना शीबा, सैलून में काम करती है, उससे कहना अम्मी ने बुलाया है। इतवार के दिन सवेरे से ही अम्मी ने तैयारी शुरू कर दी। सारा घर शीशे की तरह दमक उठा। हर तरफ पाकीज़गी, नफासत और खुशबुओं का राज था। शिजा को अम्मी ने सवेरे से ही मुमानी के घर भेज दिया था।
लड़के वालों के आने से पहले ही सैलून वाली शीबा ने उसे तैयार कर दिया। शॉकिंग पिंक सूट पर जेवरात, हल्का फुल्का मेकअप, वो बहुत प्यारी लग रही थी। जिंदगी में पहली बार बड़ी बड़ी स्याह चंचल आंखों में शर्म हया के डोरे तैर रहे थे। लड़के वालों ने एक नज़र में उसे पसंद कर लिया। बड़ा सुबक नक्शा है, भोलापन भी बहुत है, आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, रंग अभी और खिलेगा। औरतें खुसर पुसर कर रही थीं और वो शर्मो हया की मूरत बनी बैठी थी। शाम जब शीजा लौटी तो उसे आपी की बात का पता चला। मारी खुशी के नाच उठी। वाह आपी, मजा आ गया, दूल्हा आर्मी में, खूब रोब जमाऊंगी मैं सब पर। अम्मी अब शादी कब होगी? किसकी शादी? अफजा वहाँ बैठी। तुम्हारी और किसकी? अम्मी ने सब बता दिया है मुझे। बस बस, जिसकी मंगनी पहले हुई उसकी शादी भी पहले होगी। ऐसे ही जो पहले बड़ी है उसकी शादी पहले होगी। अरे बाबा बहस नहीं करते, दोनों की साथ ही होगी शादी। शिजा का मंगेतर यासिर सऊदिया से आया तो तारीख के हंगामे जाग उठे। पहले अफजा की तारीख तय होना थी। घर मेहमानों से भरा था, हर सू रंगीन आंचल लहरा रहे थे। अम्मी पापा बेहद खुश थे और शिजा उसकी तो खुशी और ठाठ देखने वाले थे। ब्लैक मुकेश के सूट में वो बेइंतहा जाज़िबे नजर थी। वो जहां से गुजरती सताइशी निगाहें उसका पीछा करती। लज्जाई शर्माई अफजा कजन्स में खड़ी ऊपर वाले कमरे में थी। सब उसे छेड़ कर उसके नसीब पर रश कर रही थी। तभी खुशबू में डूबी चहचहाती शिजा उसके पास आ गई। आपी आपी, आओ मैं तुम्हें दूल्हा दिखाऊं। हट, अफजा झीम गई। अरे आओ ना आपी। हाँ हाँ चलो चलो। सारी कजन्स उसे घसीटती टेरेस पर ले आई। सामने वाले फील्ड में टेंट लगाकर आदमियों के बैठने का बड़ा अच्छा इंतजाम किया था। आपी आपी वो देखो, वो जो किशमिशी सूट में है ना, स्मार्ट से धारीदार टाई डाल रखी है जिन्होंने, वही दूल्हा है। तारिक नाम है, तारिक हसन। बड़े खुश मिजाज हैं। मुझे देखकर कहने लगे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन महफिल छोड़कर भाग आई हो। और वो जो शेरवानी में है वो पापा के पास, वो मिस्टर हाशमी हैं, दूल्हा के चचा। और वो जो ग्रे सफारी सूट पहने खूब स्मार्ट से हैं, लंबे से, वो दूल्हा के भाई हैं। बस शक्ल ही के स्मार्ट हैं। बीएससी में 3 साल से फेल हो रहे हैं। रोड मास्टरी करेंगे तो पास क्या खाक होंगे। अरे इतनी सारी जानकारी, भाई तुम भी किसी शर्लॉक होम्स की जासूस से कम नहीं हो। और क्या, मेरी आपी का मामला है, कोई मामूली बात नहीं। शीजा हंसने लगी। मेहमान चले गए। हर सू फलों और मिठाइयों की महक थी। दूसरे रोज अम्मी हिस्से बांट रही थी कि दूल्हा की अम्मी एक औरत के साथ आ गई। अम्मी ने दिल खोलकर खातिर की। पान दाल लेकर उनके पास आ बैठी। दोनों औरतें एक दूसरे को देखती फिर चुप हो जाती। वो बात यह है कि दूल्हा की माँ हिम्मत करके बोली, वो जो आपकी छोटी बेटी है ना, वो मेरे बेटे तारिक को बहुत पसंद आ गई है। आप बड़ी लड़की के लिए कोई और लड़का देख लें, बात छोटी के संग पक्की समझें। खटाखट सरोता चलता रुक गया। सारी खुशी एक लम्हे में काफूर हो गई। असल में बात यह है कि मेरी छोटी बेटी की तो बचपन में ही अपनी फूफी के बेटे से मंगनी हो चुकी है, तो आप बड़ी फूफी को दे देना और इसको हमें दे दें। अफजा ने सुन लिया। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। दोनों औरतें उठ खड़ी हुई। आप जरा घर में मशवरा कर लें, फिर जवाब दीजिएगा। घर में खामोशी छा गई। पापा ने सुना तो वो सख्ते में आ गए। हर जगह मिठाई जा चुकी है, लोग क्या कहेंगे। अम्मी की आवाज कांप रही थी। जिसको जो कहना है उनको ही कहेगा। मेरी बेटी कोई साग सब्जी या खिलौना नहीं है, ये बदल कर वो ले लिया। मैं आज ही साहब से बात करूंगा। गुस्से से लाल भभूका साहब को जब पता चला तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अजब इंसान है, पढ़ लिख कर इतनी ऊंची पोस्ट पर आकर इतना अनकल्चर्ड। आप बोल दीजिए उसको, नहीं देनी मेरे को लड़की। इसी तारीख पर मैं कराऊंगा अफजा की शादी। आप देखते जाइएगा हुसैन साहब। सारी बात शिजा ने बिगाड़ दी। अच्छा खासा लड़का मिल गया था। अम्मी के ये अल्फाज अफजा के दिल पर जा लगे। उस वक्त उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन शिजा लग रही थी। क्या जरूरत थी आदमियों में जाकर इतराने की। अफजा ने उससे बात तक करना बंद कर दी। कई बेकैफ रोज बीत गए। फिर पता नहीं अब्बू के साहब ने कौन सा जादू किया कि एक रोज दूल्हा की माँ फिर आई, पशेमान और नादिम सी। माफी के बाद उस रिश्ते को कायम रखने की मिन्नत समाजत करने लगी। अम्मी को गुस्सा था, पापा भी भरे बैठे थे, मगर हालाते ज़माना ने उन्हें झुका दिया। बेटी के बाप जो थे। शिजा की तारीख तय करने के बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई।
سارے انتظام عروج پر تھے. ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والی بہنیں اجنبی بن گئی تھیں. بارات کا دن آ گیا. شفایت حسین نے بیٹیوں کو دل کھول کر جہیز دیا. ہر سو خوش ذائقہ پکوان، مہک اور رنگین آنچل لہرا رہے تھے. دونوں بہنیں پاس مگر خاموش بیٹھی تھیں. باراتیں آئیں، چہل پہل میں اضافہ ہو گیا. عورتوں میں دنیا جہاں کے موضوع شروع ہو گئے. ہر طرف آوازیں ہی آوازیں تھیں. ارے چھوٹی والی دلہن بہت خوبصورت ہے. اس آواز پر افزا نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر جھکا لیں. دولہا کی بہن کسی لڑکی سے کہہ رہی تھی، بھیا کو تو یہی پسند تھی مگر چچا جان بگڑ گئے. پر تم لوگوں کو یہی پسند کرنا چاہیے تھی نا، کتنی خوبصورت ہے. پر جب ہم لوگ لڑکی دیکھنے گئے تھے نا، گھر میں یہی تھی. بھیا تو ایک دم گمسم ہو گئے ہیں. افزا کو لگا کسی نے جلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو. دل ریزہ ریزہ ہو گیا. تبھی دو عورتیں اور آ گئیں. کیا 2 لڑکیوں کی شادی ہے؟ ایک نے پوچھا. ہاں 2 کی ہے. لڑکیاں تو ماشاءاللہ دونوں اچھی ہیں مگر چھوٹی پر سے نگاہیں نہیں ہٹ رہی. ماشاءاللہ کیا بھولا پن ہے، کیا رنگ ہے، کیا نقشہ ہے. ارے ہمارے طارق کو بھی یہی پسند تھی. تو بھابھی آپ کو اسی سے طے کرنا چاہیے تھی نا. بات ایسی ہو گئی نا کہ جب لڑکی دیکھنے گئے تھے تو اس کو کہیں چھپا دیا تھا. زخم پر زخم. افزا کا دل تو رو اٹھا، آنکھیں برسنے کو بے قرار ہو گئیں. میرے مالک، کیا یہی نصیب ہے میرا؟ کیا سسرال میں یہی بے عزتی میرا مقدر بنے گی؟ کل کوئی بات ہوگی، یہی تانے سننے کو ملیں گے. تم سے تو زبردستی مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنا پڑی. تصور میں ساس کی آواز گونجی تھی. ہمیں تو چھوٹی لڑکی پسند تھی، یہ نند کہے گی. پھر تصور میں ہی طارق کے الفاظ گھوم گئے. ہاں مجھے تم نہیں تمہاری بہن پسند تھی. تم سے تو شادی مارے بندھے کی ہے میں نے. توہین در توہین. نہیں. اس کا دل بے آواز چیخ اٹھا. آدمی نکاح کے لیے آ رہے ہیں. یہ شور اٹھنے لگا. عورتیں سمٹنے لگیں. امی اور کئی عورتیں اس کے قریب آ بیٹھیں. شیزا روحانسی ہو رہی تھی اور افزا نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، بہت بڑا فیصلہ. اس کے کانوں میں آواز آ رہی تھی. بیٹی افزا، تمہارا نکاح طارق حسن ولد ہاشمی سکہ رائج الوقت. اس سے پہلے ان کی بات پوری ہو وہ عجیب طریقے سے چیخ اٹھی. نہیں مجھے منظور نہیں ہے. ایک ہلچل مچ گئی. ایک طوفان آیا. کہو بیٹی مجھے قبول ہے. امی رو رہی تھیں. نہیں امی، مجھے نہیں قبول. مگر کیوں بیٹا، کیا بات ہو گئی ہے؟ گواہ بنے ماموں اس کے قریب آ بیٹھے. کیونکہ مجھے دولہا نہیں اس کا بھائی پسند ہے. یہ کہتے کہتے اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی. آگے کیا ہوا اسے نہیں معلوم. ہوش میں آئی تو سوگوار چہرہ لیے امی، پاپا، یاسر اور شیزا اس کے قریب بیٹھے تھے. شیزا کے بدن پر دلہنوں کا لباس تھا مگر وہ بھی اداس اور غمزدہ تھی. پھر ڈھیر سارے دن بیت گئے. امی پاپا نے بجائے ڈانٹ پھٹکار کے اپنائیت، شفقت اور دلاسے سے اس کی اداسی اور اس کے کھوئے سونے پن کو دور بھگا دیا. پاپا اور امی کی دل جوئیاں اس میں جینے کا حوصلہ جگاتی چلی گئیں. کہتے ہیں پریم کا دھاگا ٹوٹ جائے تو جڑ جاتا ہے مگر بیچ میں گانٹ ضرور آ جاتی ہے. یہی گانٹ شیزا اور افزا کے بیچ آ گئی تھی. افزا اسے رخ نہ دیتی. شیزا نئی دلہن بن کر بھی ویران اور اداس تھی. اس کی حالت دیکھ یاسر اسے اپنے سنگ سودیا لے گیا. وقت اپنی تیز رفتاری سے بیتتا گیا. کئی کیلنڈر پلٹتے گئے. افزا کے لیے کئی رشتے آئے مگر افزا کو شادی کے نام سے نفرت ہو گئی تھی. ایک بیٹی پاس رہ کر دور تھی اور دوسری جیتے جی پردیس چلی گئی تھی. ایک روز ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں پاپا بھی دنیا کی غموں اور فکروں سے بے نیاز ہو گئے. امی کی دنیا ویران ہو گئی. یا اللہ، کون سا گناہ ہوا مجھ سے جو تو نے میری ہری بھری بگیا ہی اجاڑ دی. وہ ہر دم آسمان کو دیکھ کر فریادیں کرتی. بعض مرنے والے اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں دولت جائیداد، اور ابو چھوڑ گئے تھے شیزا کے بیاہ کا قرض، ایک سسکتی بیوہ اور ایک جوان کنواری بیٹی. وقت کسی تیز رفتار گاڑی کی طرح اونچ نیچ سکھ دکھ پر سے ہوتا گزر گیا. رشتہ دار کس کے ہوتے ہیں؟ کوئی ان ماں بیٹیوں کا نہ ہمدرد تھا نہ غمگسار. مجبوری، بے بسی اور حالات اسے سروس کے موڑ تک لے آئے. دن بھر کی کڑی محنت اور ہر طرح کی نگاہیں سہنے کے بعد اب ایسے دن آ گئے کہ دونوں ماں بیٹیوں کو پیٹ بھر روٹی اور سکون کی نیند نصیب ہوئی. وقت کے ساتھ زخم ہلکے اور حالات سدھرتے چلے گئے. شیزا کی شادی کا قرض بھی ہلکا ہو چکا تھا. شکستہ مکان ریپیئر ہو کر ایک نئی شان سے جگمگا اٹھا تھا. دونوں ماں بیٹی مست زندگی کا مزہ لے رہی تھیں. ہاں، پاپا اور شیزا کی جدائی امی کی صحت بگاڑ رہی تھی. اب تو شیزا کی شادی کو بھی 7 سال ہو گئے تھے.
उस रोज मौसम सवेरे से अबर आलूद था। हवाओं में ठंडक और नमी सी थी। मैरून सूट पर लहरिया दुपट्टा। अफजा ऑफिस से बाहर आई तो नन्ही मुन्नी बूंदों ने उसका स्वागत किया। चेहरे पर आई लटों को सिरकाकर उसने आसमान की तरफ देखा। बादल ही बादल छाए थे। बारिश कहीं तेज ना हो जाए ये सोचते हुए उसने कदम बढ़ाए ही थे कि एक स्कूटर उसके पीछे आ रुकी। उसने पीछे की तरफ देखा। शारिक खड़ा था, बे इंतहा स्मार्ट, चेहरे पर शोखियां और मासूमियत समेटे। हेलो, ऑटो का इंतजार हो रहा है शायद। वो कुछ ना बोली। असल में आज ऑटो वाले स्ट्राइक पर हैं, चलिए मैं छोड़ दूं। अफजा का दिल धड़क उठा। क्या सोच रही हैं, चलिए ना। जी शुक्रिया, वो रूखेपन से बोली। शुक्रिया की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है ना। और भी बहुत से इंसान हैं, किसी और के काम आ जाइए। शारिक उसकी बात पर मुस्कुरा पड़ा। देखिए, नन्ही मुन्नी बूंदों ने मूसलाधार बारिश का रूप धार लिया। वो जल्दी से सामने बरामदे में आ गई। शारिक भी वहीं आ गया। मेरी बात ना मानने का नतीजा देखा ना। और आप किसकी बात ना मानने का नतीजा देख रहे हैं। वो जलकर बरामदे के दूसरे दर में जा खड़ी हुई। उसके बाद शारिक से उसकी कई बार टक्कर हुई। वो कतरा कर उसको दिल ही दिल में बातें सुनाकर निकल जाती। उस दिन वो घर आई तो माहौल बदला सा था। गार्डन में टेबल पर नाश्ता लगा था। पास ही अम्मी थी, ख्यालों में गुम बैठी थी। अम्मी कहाँ खोई हुई है। अरे तू कब आई अफजा, क्या ये इतना सारा नाश्ता मेरे लिए है। उसने डोंगे से उठाकर रसगुल्ला मुंह में डाला। ये सब किस खुशी में। एक पुरानी मिलने वाली आई थी, वो हाशमी साहब थे ना, उनका बेटा दुबई में बिजनेस करता है। उसका रिश्ता आया है तेरे लिए। लड़का भी आया था, इतना खुश मिजाज, इतना खूबसूरत, शहजादों का शहजादा। अब की मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। उनके बेटे तो बहुत खूबसूरत हैं शहजादे, सूरत के उजले मगर दिल के काले। तारिक भी कम खूबसूरत न था। वो तारिक का छोटा भाई ही तो है। पर बेटा, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। तू उससे मिली नहीं, वरना राय बदल देती। हालांकि वो तुझे देख चुका है और कहता है कि शादी होगी तो इसी घर से। अम्मी के ये अल्फाज नहीं जैसे एटम बम हो। हाँ हाँ बेटा, लड़का कमाऊ है, उसने अपना अलग घर बना रखा है, दौलत है, आराम सुकून सभी कुछ मिलेगा तो तू ऐश करेगी। जरूरी नहीं कि बड़ा भाई जैसा हो वैसा छोटा भी हो। अम्मी नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता, ना ऐसी ऐश। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। फिर कई और दिन बीत गए। वो ऑफिस से आई तो अम्मी को किसी से बातें करता पाया। उनका चेहरा खिला हुआ था, आंखें चमक रही थीं। पापा के गुजर जाने के बाद पहली बार इतना खुश उन्हें देखा था। अफजा को देखकर वो खिल उठी। अरे मेरी बेटी आ गई। उनकी आवाज पर कुर्सी पर बैठा नौजवान भी पलट पड़ा। अफजा के चेहरे पर हैरतें फट पड़ी, कदम जमीन पर जम गए। वो शारिक हसन था। आंटी सारा दिन अकेले घबराती हैं, सोचा मैं ही कंपनी दे दूं इन्हें। वो मुस्कुराया। अफजा ने कुछ कहने को मुंह खोला मगर अम्मी का हशाश बशाश चेहरा आड़े आ गया। हाथ मुंह धो ले बेटी, मैं चाय लाती हूँ तेरे लिए। नहीं अम्मी, मैं खुद ले आऊंगी। अरे तू अभी अभी आई है, बैठ ना, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। ऐसा करें आप भी बैठें और आप भी, मैं लाता हूँ चाय। वो उठा और किचन में चला गया। अम्मी तो खिली जा रही थी। तू बना लेगा चाय बेटा। और क्या आंटी, दुबई में सारा खाना मैं खुद ही पकाता था। वो चाय का पैन लिए नल पर मुंह धोती अफजा के पास आ खड़ा हुआ। आप बड़ी कंजूस हैं। जी। उसने साबुन लगे चेहरे पर चमचमाती आंखें खोली। हंसने बोलने में कंजूसी नहीं करते, हंसने से सेहत अच्छी रहती है। आप ना अपनी सेहत की फिक्र करें। वो जलकर मुंह धोती हुई अम्मी के पास आ गई। थोड़ी देर बाद शारिक चाय ले आया। बताइए तो आंटी, कैसी बनी चाय। बहुत अच्छी, बहुत लज्जत है इसमें, है ना अफजा। वो चुप रही। इनको भी कुछ आता है या ससुराल वालों को होटल का रुख करवाएंगी। वो बहुत शौक हो रहा था। अरे मेरी बेटी को क्या नहीं आता, हर काम में एक्सपर्ट है मेरी बेटी, सवाए मेहमान नवाजी और खुशमिजाजी के। उसने अफजा पर तंज की। अफजा ने गुस्से से शारिक की तरफ देखा मगर दूसरे पल उसकी निगाहें झुक गईं। पता नहीं क्या था उन आंखों में। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं, चेहरा तपने लगा। शारिक आता जाता रहा। अम्मी की सेहत दिन ब दिन बेहतर होती गई। पता नहीं कौन सा जादू किया था उसने। एक रोज ना आता तो वो बेचैन हो जाती। अफजा को गुस्सा आता मगर माँ की हालत देखकर वो सब्र कर लेती। आज कई रोज हो गए थे वो नहीं आया था। अम्मी का जैसे सब्र और करार किसी ने छीन लिया हो। वो बार बार खिड़की पर जाती, बार बार तख्त पर आ बैठती। अफजा कई रोज से ये हालत देख रही थी। आखिर उसे सब्र न हुआ। अम्मी आप भी बस क्या कहें अब आपको।
ہاں ہاں جو کہنا ہو کہہ لے. اس غریب شارق کو بھی سنایا کرتی تھی نا, اس نے آنا ہی چھوڑ دیا. اب مجھے بھی سنا دے, میں بھی کہیں چلی جاؤں. امی رونے لگیں. ایسا اچھا لڑکا ہے مگر ہائے نصیب, تو چاہتی ہے کہ میں تیرا گھر بسانے کی حسرت لیے اس دنیا سے چلی جاؤں. رکھ اپنی کمائی اپنے پاس. جب تجھے میری خوشی کا خیال نہیں تو مجھے بھی نہیں چاہیے تیرا کچھ بھی. افزا کو بھی رونا آ گیا. امی سمجھتی کیوں نہیں ہیں آپ؟ مجھے کچھ نہیں سمجھنا افزا. ایک روز وہ آ گیا. امی کا چہرہ کھل اٹھا مگر وہ گمسم تھا اور پریشان بھی. نہ افزا سے شرارتی باتیں کی نہ شوق جملے کسے. بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امی اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر بولی. کچھ نہیں آنٹی, مجھے کیا ہونا ہے؟ تم ادھر کافی دنوں سے نہیں آئے. دبئی واپس جا رہا ہوں نا, اسی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہوں. کیا؟ ہاں سوچا تھا آنٹی کے گھر بنایا ہے یہاں تو بسا کر بھی جاؤں گا. گھر تو بن گیا مگر بس نہ پایا. اس کی آواز رند گئی. وہ رکا نہیں اور چلا گیا. اتوار کا دن تھا. امی ڈاکٹر کے ہاں گئی تھیں. کام ختم کر کے افزا کمرے میں آ گئی. ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے وجود پر طاری ہو رہی تھی. ایک اداس پریشان شخصیت اس کو بار بار ڈسٹرب کیے تھی. یا اللہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا. آنٹی نہیں ہے کیا؟ اس آواز پر اس نے نگاہیں اٹھائیں. سامنے شارق کھڑا تھا, ہاتھ میں ایک جہازی سائز سوٹ کیس لیے. نہیں, وہ تو ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں. آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ شارق نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا, پھر ایک کاغذ کا رول اسے تھما دیا. یہ اس مکان کے کاغذات ہیں جو میں نے تمہارے لیے بنایا تھا. تمہارے نام کر دیا ہے. وہ آگے بڑھا. اس نے سوٹ کیس کھول کر بستر پر پلٹ دیا. پل بھر میں چادر پر ڈھیر سارے قیمتی ملبوسات, پرفیومز, میک اپ, جیولری, سینڈلز اور نہ جانے کیا کیا بکھر گیا. یہ سب کیا ہے؟ وہ چونک اٹھی. وہ سامان جو میں تم کو تصور میں سجا کر تمہارے لیے دنیا بھر کے بازاروں سے خریدا کرتا تھا, مگر جنہیں تمہیں پہننے دیکھنا اپنے نصیب میں نہیں. مگر مس افزا, میری ایک تمنا ہے, اسے آپ استعمال ضرور کرنا. اس کی آواز محرومیوں میں ڈوب گئی. افزا حیرت زدہ تھی. وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. افزا, میری محبت کو آپ نے اتنا ارزاں سمجھا؟ میرے پیار کے بڑھائے ہاتھ کو آپ نے بے دردی سے جھٹک دیا, شاید اس لیے کہ آپ کی نگاہوں میں روڈ ماسٹر تھا, آوارہ, دل پھینک تھا. پر مس افزا, جنم سے نہ کوئی متقی ہوتا ہے نہ آوارہ, حالات اسے بنا دیتے ہیں. بڑے بھیا کے لیے ماں کے ایک طرفہ پیار نے مجھے جو راہ دکھائی تھی اس کو اب میں کیا کہوں. میں پڑھوں, لکھوں, گھوموں, گھر آؤں, کھاؤں, پیوں, بھوکا رہوں, کسی کو اس سے مطلب نہیں تھا. ماں کی لاپرواہی مجھے بگاڑتی چلی گئی. کوئی خاندان والا مجھے لفٹ نہیں کراتا تھا. مگر جس روز بھیا جیسے آرمی آفیسر کو آپ نے تمام لوگوں کے سامنے ٹھکرا کر ان کے چھوٹے بھائی یعنی میرے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا, میری تو دنیا ہی بدل گئی. سویا ہوا شارق جاگ اٹھا, اس احساس کے ساتھ کہ دنیا میں کوئی تو ایسا ہے جو مجھے پسند کرتا ہے. بس یہی احساس دل میں بسائے میں نے تعلیم پوری کی اور دبئی چلا گیا. وہاں پر کاروبار کیا. اللہ نے مجھے بہت ترقی دی. اللہ کا شکر ہے کہ آج میرے پاس سب کچھ ہے, میں سب کچھ خرید سکتا ہوں, مگر وہ نہیں جسے میں چاہتا ہوں. ویسے مس افزا, قصور میرا ہے جو ایک معمولی سی بات کو دل سے لگا بیٹھا. حیرت زدہ سی افزا کی نگاہیں اس پریشان پر بے انتہا شاندار پیکر پر جمی تھی جو اپنی نگاہوں میں سچائیاں سمیٹے ویران ویران کھڑا تھا. پتہ نہیں اسے کیا ہوا. وہ 1 منٹ رکی, پھر بولی, آپ صحیح کہتے ہیں شارق, آپ قصوروار بھی ہیں اور مجرم اور گنہگار بھی. پہلے میری پرسکون زندگی میں اپنی محبت کا پتھر پھینکا, میری آنکھوں کو خواب سونپے. اب جب کہ آپ کا پیار میری رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہا ہے, میرے خیالوں میں آپ بسے ہیں, تو آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. میری محبت کو تنہا چھوڑ کر مت جائیے شارق. اس کی آواز رند گئی. ہاتھ میں پکڑے کاغذ اس نے پھینک دیے. افزا, شارق نے بے یقینی سے اس کا ہاتھ تھام لیا. ہاں شارق, میں ہار گئی آپ کی بے لوث محبت, بے پناہ خلوص اور سچے جذبوں کے آگے. آپ دبئی واپس جا کر پھر آرام سے رہ لیں گے, مگر میں نہیں رہ پاؤں گی آپ کے بغیر. اس کے آنسو گال بھگو اٹھے. محبت کا یہ بھیگا بھیگا مکمل اظہار شارق کے ارد گرد خوشیوں کا ایک سترنگی دھنک بکھیر گیا. اس نے بے خود ہو کر افزا کو اپنے سینے سے لگا لیا. اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے شرما کر نظریں نیچے کر لی. اب تو آپ نہیں جائیں گے نا مجھے چھوڑ کر؟ اس کی آواز میں شرم تھی. اب تو زندگی کا سفر سنگ پورا کرنا ہے حضور کے.
وہ شرارت سے مسکرایا. ایک ہی پل میں سارے گلے شکوے مٹ گئے اور افزا کی خزاں رسیدہ زندگی میں محبت کے گلاب کھل اٹھے.